स्टार्ट रिकॉर्डिंग और डिस्प्ले कैप्चर। ओके करते हैं इसको और इसको भी डिस्प्ले करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आ जाए। गिटहब डेस्कटॉप ओपन करते हैं। गिटहब को यूज़ कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? फाइल आ ही नहीं थी। चेक चेक करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या बनाई हुई थी? प्रोजेक्ट 4। कैंसिल। और इसको अगर VS कोड स्टूडियो में ओपन करें और इसकी हिस्ट्री अगर हम चेक करें तो ये हमने काम किया था इसमें 6 दिन पहले। ये रहा। हाँ, तो और कौन सा चाहिए था? क्यों? आपका कोड तब तक सेफ नहीं होगा जब तक आप जो है ना इसको यहाँ पे आकर कमिट करके वेबसाइट के ऊपर पुश नहीं करेंगे। ठीक है, ये रहा। इसके अंदर हम एक नई फाइल बना लेते हैं, उसका नाम गिटहब। ठीक है, पुश गिटहब और push.html एंटर करते हैं। इनिशियल कोड लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब वापस चलते हैं गिटहब पे। हमने जो भी काम किया है वो हमारे यहाँ पे आ गया है। देखें, वो बता रहा है कि आपने गिटहब पुश के नाम से फाइल क्रिएट की है और उसके अंदर आपने ये कोड किया है। ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा मेरा फोल्डर डिलीट हो जाए लैपटॉप के अंदर से, ठीक है, या मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाए, तब भी मेरा जो काम है, जो मेरा फोल्डर है, वो मुझे मिल जाए। ठीक है, मैं किसी के लैपटॉप पे भी जाकर अपना गिटहब लॉगिन करूँ तो मेरा जितना भी कोड है वो मुझे वहाँ पे मिल जाए, ताकि मैं उसको लैपटॉप में क्लोन करूँ और उसके ऊपर काम करूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आकर पुश करना पड़ेगा, गिटहब पुश, या जो भी आपने काम किया हुआ है आप उस काम की डिस्क्रिप्शन जैसे होती है ना, उस काम के बारे में थोड़ा सा लिखना, आप वो लिखेंगे और इसको आप कमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप कमिट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पुश ओरिजिन। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये क्या करेगा? इसको गिटहब के ऊपर पुश कर देगा। और गिटहब कौन सा? जो आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया था, वेबसाइट पे बनाया था ना अकाउंट, उस वेबसाइट पे आपका ये कोड पुश कर देगा। ठीक है, फिर आपका ये कोड जो है ना वो एक्सेसिबल होगा किसी भी वेबसाइट से। आप किसी भी जगह जाकर अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और आपको सारे का सारा आपका कोड जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप पुश नहीं करेंगे तब तक आपका कोड जो है वो सेफ नहीं होगा। और जब आपका पुश हो जाएगा कोड तो आप हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आपने ये कमिट किया जस्ट नाउ। ठीक है, और इसमें आपने क्या कोड रखा था वो आपका कोड भी आ जाएगा। अब 6 दिन पहले हमने इस पर काम किया था, हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी देखी थी, तो ये रहा वो कोड। अगर उससे भी पिछले काम पे चले जाएं तो ये रहा कि हमने ये चीज़ें जो है ना वो कोड यहाँ पे पुश किया था। और हर फाइल के अंदर उसका जो है ना वो कोड होगा, या उसकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होंगी। इस तरह से आपका कोड जो है ना वो सिक्योर होता है। हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे आकर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने लगे हैं तो हम एक नई रेपोजिटरी क्रिएट कर देते हैं। नई रेपोजिटरी क्रिएट करने का तरीका यही है कि आप सिंपल फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू रेपोजिटरी, और इसको नाम दे देते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसको मैं सिर्फ यहाँ पे आकर क्रिएट करूँगी।
ये रहा। अब इसको पब्लिश रेपोजिटरी करूँगी, यानी इसको पुश करूँगी अपने गिटहब के ऊपर। मोबाइल कहाँ था, साइड पे रखते हैं, हाँ साइलेंट पे लगा दें। पब्लिश रेपोजिटरी करेंगे इसकी, और आप लोग पीछे से दोनों आगे आ जाएं। और अब इसको हम करेंगे VS कोड स्टूडियो में। अगर हमने चेक करना है कि ये वाला हमारा फोल्ड क्या हुआ, अच्छा ये वाला हमारा जो रेपोजिटरी जो हमने बनाई है ये हमारे लैपटॉप में कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर हमने इसकी लैपटॉप में लोकेशन देखनी है तो आप करेंगे शो इन एक्सप्लोरर, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये रेपोजिटरी आपके लैपटॉप में कहाँ पे पड़ी हुई है। तो हमारे पास ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर गिट एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे ये हमारी जो है ना वो देखें जावास्क्रिप्ट वाली रेपोजिटरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं इसको बंद करती हूँ और अब इस फाइल को VS कोड स्टूडियो में ओपन करती हूँ। यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं? नहीं 30-40%। एक दफ़ा घर जाके खुद करेंगे तो फिर आप लोगों को इसकी समझ आएगी। वीडियो देखिएगा और इसको, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग होगी। कंट्रोल+ करते हैं और फाइल बनाते हैं। सबसे पहले index.html और index.javascript और style.css, ठीक है। ये 3 फाइल्स जो हैं अब हमारी बना करेंगी। index.html का इनिशियल कोड कैसे लिखते थे, shift1, ठीक है। और टाइटल हम इसका चेंज कर देते हैं और इसको कह देते हैं जावास्क्रिप्ट, और ठीक है इतना ही बहुत है। और अगर हमने index.js को लिंक करना है तो कैसे करते थे, बॉडी के टैग के अंदर फर्स्ट पे ही लगा देंगे, एंड पे जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे लगाएंगे, हेड के ऊपर लगेगा। लेकिन आपका नाम क्या है, शाहजेब, तो कह रहे हैं कि एंड पे लगेगा। टाइटल के नीचे जावास्क्रिप्ट लगेगी, हैं वहाँ पे CSS का लगेगा। यहाँ पे आकर अगर हमें CSS लगानी है तो हम करते थे link:/CSS और style.css, ऐसे ही है। अच्छा लेकिन जावास्क्रिप्ट का शाहजेब कह रहे हैं कि बॉडी के टैग के अंदर लगेगी। आपका नाम क्या था, निदा। निदा आप बताएंगी कि ये शाहजेब की बात सही है या आपका नाम क्या है, नबील। नबील की बात ठीक है। टाइटल के अंदर लगेगी जावास्क्रिप्ट या बॉडी के टैग के अंदर, ठीक है जी। क्या नाम था आपका, एहतशाम। एहतशाम बताएंगे कि कहाँ पे, बॉडी के टैग के अंदर, ठीक है लास्ट में, ठीक है। पीछे से आप बताएंगे, महर आपके पीछे जो है शायान, बताएंगे कि स्क्रिप्ट कहाँ पे लगेगी, जावास्क्रिप्ट बॉडी के टैग के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अहमद, नाम क्या आपका, असनैन। असनैन बताएंगे यहाँ पे लगेगी, लेकिन नबील तो कह रहे हैं यहाँ पे लगेगी। क्या कह रहे हैं आप, हो सकता नहीं, कोई एक बात करनी है, यहाँ पे लगे कि यहाँ पे लगे, नीचे आपका ऊपर लगेगी टाइटल के नीचे, ठीक है। हमने लास्ट टाइम ये जो शाहजेब की बात थी वो ठीक थी कि जावास्क्रिप्ट हमेशा लगती है एंड पे। स्क्रिप्ट का टैग यूज़ होता है इसके लिए, script:/src, ठीक है। और src के अंदर आप बात बताते हैं index.js और इसको क्लोज करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अब मुझे बताएंगे शाहजेब के, और जिन्होंने ये कहा है कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लगेगी, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे क्यों नहीं लग सकती, इनपुट आउटपुट है ना, ठीक है। और जी जब बॉडी के अंदर वो डालेंगे डाटा, पहले वो रन होगा उसके बाद
ठीक है जी, एहतशाम बताएंगे कुछ? बॉडी का टैग। ठीक है, और आप लोगों में से कोई और बताना चाहेगा इसके बारे में? अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये हमेशा काम करती है इनपुट के साथ। इनपुट को करती है ये प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद ये आपको देती है रिस्पॉन्स यानी आउटपुट, ठीक है। अब ये इनपुट लेने में भी टाइम लगाती है, ठीक है, प्रोसेस करने में चाहे थोड़ा बहुत टाइम लगाए, और आउटपुट देने में भी ये थोड़ा बहुत टाइम जो है वो लगाती है। अब क्या काम होता है कि सबसे पहले वेट किया जाता है इनपुट का, फिर इसको प्रोसेस किया जाता है और फिर आपको रिजल्ट दिया जाता है, ठीक है। अब इनपुट आपने लगाई हो बॉडी के टैग के अंदर एक फॉर्म, ठीक है जी, और फॉर्म के अंदर आपने रखी हुई है एक इनपुट फील्ड जिसमें यूज़र जो है ना वो एंटर करेगा अपने मार्क्स, उसके जितने भी पेपर्स में मार्क्स आए हैं वो अपने मार्क्स एंटर करेगा, ठीक है। आपने लॉजिक लगाई हुई है कि जब यूज़र मार्क्स एंटर करेगा तो हमने उसके मार्क्स की बेस पर यूज़र को बताना है कि तुम्हारा ग्रेड क्या है, ए ग्रेड है, A+ ग्रेड है, B ग्रेड है या F ग्रेड है, ठीक है। लेकिन हमने काम क्या किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट को लगाया हुआ है ऊपर, ठीक है। अब आपको पता है एग्जीक्यूशन होती है आपके कोड की लाइन बाय लाइन, जो चीज़ फर्स्ट लाइन पर है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो सेकंड लाइन पर है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। यानी आप इस लाइन को तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, यानी ये लाइन आपकी ब्राउज़र पे शो नहीं हुई। अब क्या है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, टाइटल पे आकर इसने क्या किया, ब्राउज़र पे टाइटल शो करवा दिया, यहाँ पे जाएगा CSS को वहाँ पे सेट कर देगा। जब अगली लाइन में आएगा यहाँ पे आएगी जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये चले जाएगा जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, जावास्क्रिप्ट के कोड को रीड करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे सबसे पहले एक कोड लिखा होगा कि जी यूज़र की इनपुट लेनी है, उसके बाद उस इनपुट को करना है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद हमें देनी है, स्पेलिंग गलत हो गया लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसको जो है ना वो बताना है रिजल्ट, ठीक है। ये दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं, इनपुट पे, और इनपुट हमें कहाँ से मिलनी है, फॉर्म से। लेकिन ब्राउज़र हमारा इस वक्त कहाँ पे है, index.js में, वो फॉर्म उसको तब मिलेगा जब वो बॉडी के टैग पे जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्राउज़र तो स्टक है index.js में और वेट कर रहा है इनपुट का। इनपुट कैसे मिले जब तक बॉडी का टैग रीड ही नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इस केस में आपके पास रिजल्ट आएगा खाली एक सादा पेज, ब्लैक पेज, वो जो वाइट पेज आपके सामने आता है ना सादा, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, इस केस में आपके पास रिजल्ट आएगा सिर्फ वो सादा पेज, यानी आपका HTML का कोड भी रन नहीं हो रहा और आपकी जावास्क्रिप्ट का कोड भी रन नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग कभी भी जावास्क्रिप्ट को फर्स्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम इसको कहते हैं आप हमेशा रहो लास्ट पे, ठीक है। जब ये लास्ट पे होती है, कोड एग्जीक्यूट होता है, बॉडी का सारा कोड जो है यानी पूरी की पूरी आपकी वेबसाइट आपको ब्राउज़र पे नज़र आने लग जाती है। उसके बाद ब्राउज़र जाता है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर। अब क्योंकि पहले उसको इनपुट फील्ड हमने यूज़र को दिखा दिया है तो यूज़र इनपुट फील्ड को रीड करेगा, अपनी इनपुट डाल देगा। इनपुट जब डाल देगा तो ब्राउज़र जब index.js में आएगा तो उसको यहाँ पे इनपुट पहले से ही मिलेगी, वो आसानी से उसको प्रोसेस करके आपको रिज़ल्ट दे देगा। इस तरह वो आपकी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं करेगा, नहीं तो जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। इसलिए हम हमेशा इसको कहाँ पे रखते हैं, एंड पे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं वापस, इन दोनों चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हैं, सेव करते हैं और लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये इस तरह से खुल रहा है, इसका एक तरीका होता है। हमने एक एक्सटेंशन की बात की हुई थी लाइव सर्वर की, ऐसा ही है। वो क्या करता है, ब्राउज़र पे आपके कोड को शो करवा देता है। इसमें काफ़ी लोगों का मसला आ रहा था कि लाइव सर्वर जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, एक तो ये, और दूसरा उसमें वेबसाइट जो है ना वो सही तरह से ओपन भी नहीं हो रही थी। तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं लाइव प्रीव्यू, ये है वो आपकी एक्सटेंशन, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना जैसे लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया था। लेकिन ये एक्सटेंशन क्या काम करती है कि आपके कोड को ना
VS कोड स्टूडियो में ही शो करवा देती है इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ ना, जैसे H2JS ये रहा, तो ये इधर ही शो करवा रही है। लेकिन अब मेरी स्क्रीन देखें, अब काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है। ठीक है, अब मैंने तो काम करना है ज़्यादा सारा, बड़ी स्क्रीन हो तो आसानी से कोड समझ आ जाता है। तो उसके लिए फिर आप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, ये रहा, और आप यहाँ पे लिखेंगे लाइव प्रीव्यू। आ गई है। और हमने इसको कहना है कि कस्टम एक्सटर्नल ब्राउज़र। ठीक है, कि आपने जब भी खोलना है ना, इसको क्रोम पे खोलना है। और ये ओपन प्रीव्यू टारगेट एम्बेडेड प्रीव्यू नहीं, बल्कि एक्सटर्नल ब्राउज़र। ठीक है, अब अगर हम इसको बंद करते हैं और वापस चलते हैं, सेव, और इसको भी सेव करते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको खोलेंगे तो ये एक्सटर्नल ब्राउज़र पे इसको ओपन कर देगा। ठीक है, आप लोग अगर इधर खोलना चाह रहे हैं, आप कंफर्टेबल हैं छोटी स्क्रीन के साथ, तो आप इसको यहाँ पे भी खोल सकते हैं, या फिर आप सेटिंग ना करें। लेकिन अगर आप उसको एक्सटर्नल ब्राउज़र पे खोलना चाह रहे हैं तो फिर ये दो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं कोड पे। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले होते हैं आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है वेरिएबल्स। ठीक है, मुझे बताएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टोरेज प्लेसेस। ठीक है, मेमोरी स्पेसेस, ऐसा ही है। यानी आपके लैपटॉप की मेमोरी के अंदर अगर आपने डाटा स्टोर करना है तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल्स आपके पास जावास्क्रिप्ट में हैं 3 तरह के। ठीक है, 3 तरह के। कौन कौन से? सबसे पहले है आपके पास वेर, उसके बाद आपके पास आता है लेट, और उसके बाद आता है आपके पास कॉन्स्ट। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास जिनको आप यूज़ करके, या ये कह सकते हैं कि ये 3 कीवर्ड्स हैं आपके पास जिनको आप यूज़ करके वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है वेरिएबल बनाने का? सबसे पहले आप इन तीनों कीवर्ड्स के अंदर से कोई एक कीवर्ड जो है ना वो अपना चूज़ करते हो। ठीक है, जैसे मैं अभी के लिए लेट को यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना कीवर्ड, कीवर्ड के बाद आपने जो भी वेरिएबल को नाम देना है आप वो नाम लिखेंगे। अब नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। अब हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं इसको नैवबार नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब इतना काम करने से क्या हुआ है कि मेरे लैपटॉप की मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन चुका है जिसका नाम क्या है? नैवबार। यानी वेरिएबल आप ये भी कह सकते हो कंटेनर। ठीक है, मेमोरी के अंदर एक हमारा जो है ना वो कंटेनर बन चुका है जिसके अंदर हम क्या करेंगे? डाटा को स्टोर करें। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी के अंदर नहीं करते, मेमोरी के अंदर बनता है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर फिर आप क्या करते हो? डाटा को स्टोर करते हो। अब इतना काम करने से मेमोरी के अंदर हमारा एक कंटेनर बन चुका है, एक बॉक्स बन गया है, और उस बॉक्स का नाम क्या है? नैवबार। अब हमने इसके अंदर करना है स्टोर डाटा। मैं इसके अंदर कुछ भी डाटा स्टोर कर सकती हूँ, नंबर स्टोर कर सकती हूँ, नाम स्टोर कर सकती हूँ, ट्रू फॉल्स कुछ भी स्टोर जो है ना मैं इसके अंदर कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगला काम है हमने चेक करना है कि क्या नैवबार के अंदर ये डाटा स्टोर हो भी गया है या नहीं। अब उसको चेक करने का तरीका क्या है? उसको चेक करने के लिए आपका एक बिल्ट इन फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर है जिसको कहा जाता है console.log। ठीक है, ये आपका एक बना बनाया फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट ने ये बनाया हुआ है। आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल का नाम पास करोगे, उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपको ब्राउज़र पे शो हो जाएगी। उसके लिए लिंक किया हुआ है हमने इसको, चलते हैं वापस। ठीक है, Ctrl+Shift+C प्रेस करेंगे तो आपका ब्राउज़र खुल जाएगा, वो इंस्पेक्ट ओपन हो जाएगा। इंस्पेक्ट में आपने चले जाना है कंसोल में। आप कंसोल में देखें जो भी वैल्यू हमने वहाँ पे लिखी थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपके वेरिएबल के अंदर क्या डाटा स्टोर है।
अगर मैं यहाँ पे आकर हम एक काम कर लेते हैं, ये हमजा इसके अंदर स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं तो अब इसकी जगह आपको क्या मिलेगा, हमजा। आपने जो भी चीज़ चेक करनी है आप उसको किसके साथ यूज़ करोगे, कंसोल के साथ, ठीक है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो नाम हमजा है वो कंसोल के बजाय हमारी वेबसाइट पे शो हो, ठीक है, तो उसके लिए आप करेंगे, एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइटिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कंटेनर का नाम लिख दूंगी, वेरिएबल का नाम लिखूंगी navbar, वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे आकर शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोग काम करते हो। अब वापस आते हैं कि अब एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे आकर कि जब बनाना हमने वेरिएबल ही है तो फिर ये 3 कीवर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। बनाना तो कंटेनर ही है, तीनों का काम सेम है, तीनों मेमोरी के अंदर आपका कंटेनर क्रिएट करते हैं और कंटेनर के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। लेकिन फिर क्या ज़रूरत थी कि आपके पास 3 तरह के वेरिएबल्स के कीवर्ड हैं जिनको आप यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। तो इनको एक एक करके देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। अब हमने अभी यूज़ किया है लेट। अब लेट के केस में क्या होता है कि आप मेमोरी के अंदर एक नाम से 2 वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है navbar के नाम से जिसके अंदर डाटा है हमजा। मैं नीचे आती हूँ 2-3 लाइनें छोड़ के, मैं दोबारा यहाँ पे लेट navbar इज इक्वल टू और इसके अंदर मैं नाम अली स्टोर करवा देती हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं कंसोल करवाने की कोशिश करती हूँ, ये रहा, ठीक है। अब क्या लगता है मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, हमजा और अली। पहले ये हमजा लिखा हुआ है और हमने हमजा को किया हुआ है कंसोल डॉट लॉग, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। तो ये पहले navbar को पढ़ेगा और उसकी वैल्यू क्या है हमजा, ब्राउज़र पे शो करवाएगा हमजा। देन सेकंड जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें ब्राउज़र में देखने को मिलेगा अली, पहले हमजा और देन अली, ठीक है। और अगर हम ब्राउज़र पे आ जाएं, कंसोल में चले जाएं, हमें तो यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। एरर ज़रा आप रीड करेंगे। सबसे पहले ये आपके एरर की टाइप है, ठीक है, कि आपका एरर किस तरह का है, किस तरह का है, सिंटैक्स एरर, यानी लिखने के तरीके में आपने क्या किया हुआ है, गलती की हुई है। और वो क्या बता रहा है एरर आपका, वो कह रहा है कि आइडेंटिफायर navbar हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, यानी ये पहले से ही बना हुआ है, आपने उसको दोबारा बनाने की कोशिश की है। और वो बना कहाँ पे हुआ है, लाइन नंबर 17 पे। अगर हम आ जाएं तो एरर हमारा इसी वजह से आ रहा है ना, लाइन नंबर 17 पे। पहले तो वो सही बना हुआ था, अब देखें जो गलत है उसने उसी को गलत कहा, अब वो इसको भी तो कह सकता था ना, लेकिन क्योंकि ये पहले डिक्लेयर हुआ है, ये बाद में आया है, तो गलती किसकी है, इसकी। तो इसलिए उसने लाइन नंबर 17 पे आपको बताया है कि आपका एरर है। अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, हमजा और हमजा, ठीक है। यानी लेट के कीवर्ड को जब आप यूज़ करते हैं तो वेरिएबल, एक नाम से मल्टीपल वेरिएबल्स आप नहीं बना सकते, ठीक है। अच्छा, हम चेक करते हैं कि क्या हम किसी पहले से मौजूद वेरिएबल को कॉल करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए हमने इसकी वेरिएबल बनाया है तो उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर की है, हमजा। अगर मैं यहाँ पे जो लेट लिखा हुआ है ना, मैं इसको हटा दूँ तो ये मेरा वेरिएबल अब कहलाएगा कि मैंने वेरिएबल को कॉल किया है, ठीक है। वेरिएबल को कॉल किस तरह से करते हैं, वेरिएबल का नाम लिख के इज इक्वल लगाते हैं और उसके बाद आपने जो भी वैल्यू लिखनी है आप वो वैल्यू लिखते हो। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ अली, अब क्या होगा, वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। हमें क्या देखने को मिलेगा ना, वहाँ पे अली देखने को मिलेगा, हसन नहीं, हमजा नहीं देखने को मिलेगा। अगर ब्राउज़र पे आएंगे तो आप देखोगे दोनों ही मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि आपने पुरानी वैल्यू को भी पहले कंसोल डॉट लॉग करवाया हुआ है और फिर नई वैल्यू जब आप उसके अंदर रख रहे हो आपने उसको दोबारा से कंसोल करवाया हुआ है।
तो जो पुरानी वैल्यू है पहले वो शो हो रही है और देन नई वैल्यू जो है वो अपडेट होने के बाद आपको शो हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आकर इस लाइन को कमिट कर दें, पुरानी वैल्यू को कंसोल ना करवाएं, तो इस केस में आपको मिलेगी अपडेटेड वैल्यू अली। अब इसने क्या किया, हमजा को ओवरराइट कर दिया है और अली को लेटेस्ट वैल्यू के तौर पर आपको शो करवा दिया। समझ आ गई। लेट के केस में आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन री इनिशियलाइज कर सकते हो। री इनिशियलाइज का मतलब यानी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक नाम से दो वेरिएबल्स हम बना नहीं सकते। आगे चलते हैं। ये तो था लेट का केस। वेर के केस में देखते हैं क्या होता है। सिंपल तरीका वही, कीवर्ड, उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम। मैं फुटर रख देती हूँ। अच्छा, इतने प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसके बाद अगर मैं इज इक्वल लगाती हूँ तो ये कहलाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैं इसके अंदर ये नंबर स्टोर करवा देती हूँ और वैल्यू चेक करनी है तो क्या यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और वेरिएबल का नाम। ठीक है, पहले सिंपल वेरिएबल को चेक करते हैं। आ गया ये। अगला काम क्या है हमारा, इसकी रीडिक्लेरेशन और री इनिशियलाइजेशन को चेक करना। अच्छा, मैं वेर, बल्कि इधर से नीचे आती हूँ, वेर दोबारा से फुटर, और अब की दफ़ा फुटर में स्टोर करवा देते हैं हम कोई ये रैंडम सी स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करती हूँ, फुटर, तो क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा, आ जाएगा, क्या आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी। हसनैन क्या लगता है, दोनों आएंगी। अच्छा जी, चेक करते हैं, दोनों ही आएंगी। ठीक है, वेर के केस में क्या होता है कि आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हो, यानी एक नाम से आप दो वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब री इनिशियलाइजेशन को चेक करते हैं। फुटर को कॉल करती हूँ और इसके अंदर जो है ना, अब मैं स्टोर कर देती हूँ डाटा नाम का स्ट्रिंग। क्या ये काम करेगा, आउटपुट क्या आएगी, अब सारे ही आ जाएंगे, यानी पहले नंबर आएगा, फिर बाकी नीचे वाले दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स थे तो सही जी हैं, अली अंसारी, कोमल कलसूम, माहम हमीद। माहम आपने हैंड रेस किया हुआ है, कुछ कहना है आपने, माहम हमीद। ठीक है, ठीक है। माहम आप एडमिशन ऑफिस कांटेक्ट कर लें, फिर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, अली अंसारी, कोमल कुलसूम। शाम, सर आपका नेम क्या है, इनके साथ आपका नेम शाहजेब अयूब। ठीक है, आपका नेम, ये आप लोग बताइएगा मुझे। और अस्मा, ठीक है। अब यहाँ पे जिसमें हमने कहा कि ये साथ 5 मिनट ऑप्शन या फिर आप
क्या हुआ, चार्जर लगाना है? अच्छा जी, जब तक आप लोगों की जो है वो असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। नहीं, गुड। 221 बैच। अच्छा जी, ये कोमल की असाइनमेंट है सबसे पहले। कंटिन्यू तो करते हैं लेकिन पहले चेक तो कर लें। नहीं, मुश्किल नहीं है, साथ साथ करेंगे तो बहुत आसान है। साथ साथ इतना करें कि आपका कवर हो जाए काम। 1 घंटे की क्लास नहीं, पूरे वीक की भी होती है आप लोगों के पास टाइम। ये शाहजेब की वेरी गुड। अजहर अली, अदनान गिल, अदन गिल, ठीक है। अदन, इसका रिस्पॉन्सिव स्टेटस कहाँ गया है? बाकी लोगों की असाइनमेंट, अस्मा आपकी असाइनमेंट कहाँ है? आपने मुझे कहा था मैं अगले बैच की वीडियो सेंड करूंगी, आपने किया? तो पिछले की भी नहीं आपने देखी? अच्छा, पिछले, एक्सपायर हो गई, खुद ही नहीं रहे हैं, कहीं भी नहीं खुद। अच्छा किसके पास थी? शायान, नबील, सारी हैं, तरतीब से हैं। ये दे दीजिएगा इनको भी और शाहजेब को, शायान को। हाँ, हो जाएंगी। चले, यूएसबी में ज़रा दे दीजिएगा इनको। चलो, अभी वो कन्वर्ट करना जो है ना वो दे दें इनको यूएसबी में, ताकि ये कर लें। चलो, बाकी लोगों की असाइनमेंट आपकी कहाँ है? दोबारा भेजते हैं ज़रा मेरे से। निदा आपकी दोबारा से रिसेंट। तो शाम की आ गई है, ठीक है। ये कौन है? शाहजेब आपकी भी आ गई है, महर अता की भी आ गई है। पीछे से शायान, ठीक है। पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। हसनैन, असाइनमेंट कहाँ है आपकी? अच्छा, निदा की भी आ गई है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, नबील, अच्छा आपकी भी आ गई है। हाँ जी, पीछे से हसनैन हैं, माशाल्लाह। और आपके साथ कौन है? शफकत। शफकत, आपके असाइनमेंट? नहीं, ये जो साइड पे बैठे हुए हैं, अदन के आगे, नाम क्या आपका? मौसम। मौसम, आपके असाइनमेंट? माशाल्लाह। और क्यों नहीं लिए थे? लिए क्यों नहीं? आप फिजिकल क्लास के लिए क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए थे? अच्छा जी, शफकत आपका क्या मसला था? गांव गए थे? अच्छा, अब आ गए वापिस? चलो, हाँ जी, अदन आपकी आ गई है, ठीक है। चलें, जो जो लोग असाइनमेंट नहीं करके आया, फिर क्या होना चाहिए इनका? है ना? हाँ, बस ठीक है। हाँ, पिछले महीने भी यही था, इस महीने भी यही है। किसको? है ना? हाँ, बस ठीक है ना, वैसे यही बनता तो यही है। हाँ जी, फिर क्या किया जाए? है ना, नाश्ता किया जाए इनसे, फिर एक दफ़ा जब किया जाएगा तो फिर सेट हो जाएंगे। क्या ख्याल है? है ना? हम नहीं करके आए, मैं भी करके आई हूँ, लेकिन ये नबील भी नहीं करके आए, और जिन लोगों ने असाइनमेंट किया वो भी नहीं करके आए। ये ज़रा दरवाज़ा बंद करते।
हाँ आपकी दवा में भूखा ही हूँ, खाऊंगा बड़े मजे से। अब कल जो है वो आज माफ़ी दे देते हैं। बार बार माफी। कुछ लोग मैंने इतनी मुश्किल से कुछ बनाई लोग एक्चुअली आज आप रहने दें, कितने लोग गांव से वापस आए हैं, कितने लोग बीमारी से वापस आए हैं, तो आज इनको राहत दे देते हैं। कल से जो है वो हम नाश्ता करेंगे इनसे, ठीक है? हाँ। और दूसरी चीज़, अब रिकॉर्डिंग भी नहीं आएगी और लिंक भी नहीं आएगा, ठीक है? फिजिकल क्लास में आना पड़ेगा। आप लोग क्लास में नहीं आते, फिजिकल क्लास में, हमने घर जाकर दोबारा देखना होता है लेक्चर। ठीक है? जो बंदा फिजिकल क्लास में आ जाएगा, अगर उसको चाहिए होगी तो हम उसको रिकॉर्डिंग दे देंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको फिर नहीं मिलेगी, ना रिकॉर्डिंग ना। और दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने फिजिकल इनरोल किया है उनको तो बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लास का लिंक नहीं मिला करेगा, ठीक है? फिजिकली क्लास में आया करें, सही है? अच्छा, आप स्टार्ट करें ज़रा काम। अच्छा, इसकी आउटपुट देखनी थी हमने कि हमने क्या किया हुआ है कि फुटर के वेरिएबल को ही दोबारा कॉल किया हुआ है और उसके अंदर डाटा हमने क्या चेंज करके रख दिया है, डाटा। तो अब मुझे इसकी आउटपुट बताएंगे कि क्या आएगी। एक दफ़ा कोड, इस कोड को पूरा देखें और फिर बताएं। डाटा और ये नंबर आएगा, तो ये कहाँ जाएगा? लेकिन कंसोल तो हमने फुटर को किया हुआ है। हसनैन क्या हो गया? हाँ, दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी? ये डिजिट्स और डाटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। दो चीज़ें ही आपके पास आएंगी, डिजिट्स और डाटा। अब देखें यहाँ पे इस वाली चीज़ को अभी के लिए इस वाली चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा ही है। आपने फुटर का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डाटा स्टोर करवाया और आपने इसको कंसोल करवा लिया, ये सेपरेट चीज़ हो गई। अब इधर आकर आपने क्या किया, दोबारा से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल को आपने कॉल किया है और उसके अंदर के डाटा को रीइनिशियलाइज आपने किया है और आपने इसको कंसोल डॉट लॉग किया है। तो अब ये जो कंसोल करेगा, जो लास्ट वाला आपने इनिशियलाइज किया हुआ है ना, ये उस डाटा को स्क्रीन पे शो करेगा। यानी लास्ट नंबर पर आपने वेरिएबल को जो वैल्यू दी हुई है वही वैल्यू आपको कंसोल में मिलेगी। ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कंसोल में नहीं मिलेगी। अगर मैं ये हटा दूँ, अब क्या रिजल्ट आएगा? लेकिन यहाँ पे भी फुटर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फुटर है, यहाँ पे भी फुटर है। 3 फुटर के हमने वेरिएबल कॉल किए हुए हैं। तो अगर मैं ये कर दूँ, अब क्या आएगा? जो भी आपके लास्ट नंबर पर यानी एंड पे जो भी चीज़ है ना, वो आपको रिजल्ट में मिलेगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन फर्स्ट वैल्यू को वो ओवरराइट कर देगा, ठीक है? जो भी चीज़ आपके लास्ट पॉइंट पर है, लास्ट लाइन पर आपने जो भी चीज़ लिखी हुई है, हमेशा वही चीज़ आएगी, वो ऊपर वैल्यू को ओवरराइट कर देगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है? अच्छा, ये था हमारा वैर, जिसमें हम वेरिएबल को री डिक्लेयर कर सकते हैं और वेरिएबल को री इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है? जेड इनिशियलाइज, स्पेलिंग फिर गलत है लेकिन चलो। अच्छा, अगली बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे वेरिएबल की, जिसका नाम क्या है हमारे पास? कॉन्स्ट, ठीक है? नीचे चलते हैं, तरीका वही है, सिर्फ वेरिएबल का कीवर्ड चेंज होगा। कॉन्स्ट, इसको नाम क्या दे दें? मेन। क्या? चलो मेन दे के उसके अंदर स्टोर करवा लेते हैं हेडर, ठीक है? इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे शफकत? अदन आप बताएंगे इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? कांस्टेंट वेरिएबल दिया है, ठीक है? तो वेरिएबल ये कर क्या रहा है वैसे? ठीक है, और अगर मैं ये हटा दूं, अब क्या कह रहा है?
अब ये सिर्फ आपकी मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना है जिसका नाम क्या है, मेन। और अगर हम इज इक्वल कर देते हैं तो ये क्या करेगा, मेन के अंदर हेडर नाम की स्ट्रिंग को या हेडर नाम को स्टोर कर देगा। तो ये वेरिएबल बनाने के को जो प्रोसेस होता है उसको क्या नाम है आपका, हमना। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, वेरिएबल डिक्लेयर करना। जब आप मेमोरी के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं मौजम, तो उसको क्या कहते हैं, जी माशाल्लाह। महर आप बताएंगे इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नहीं जी शाहजेब, इनिशियलाइजेशन। जब आप वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनिशियलाइजेशन। तो अगर आप एक ही नाम से वेरिएबल दोबारा बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जी एहतशाम बताएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है रीडिक्लेरेशन, ठीक है। और अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर पहले से डाटा मौजूद है लेकिन उस वेरिएबल को दोबारा कॉल करके उसके डाटा को चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रीइनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया कॉन्स्ट के नाम से। सबसे पहले इसको कंसोल करते हैं। कंसोल काम करता है आपके ब्राउज़र में डाटा प्रिंट करवाने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आकर वेरिएबल का एग्जैक्ट नाम लिखती हूँ, मेन। डाटा हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। अब मैं करती हूँ सबसे पहले रीइनिशियलाइजेशन टेस्ट। कॉन्स्ट मेन इज इक्वल टू सेक्शन नाम दे देती हूँ इसको, ठीक है। क्या लगता है चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा, क्यों? कॉन्स्ट का मतलब क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो कॉन्स्ट के कीवर्ड को जब आप यूज़ करते हो तो आप वही काम करते हो जो आप लेट में कर रहे थे, ठीक है। ये आपने एरर लेट में भी देखा था कि आप किसी भी नाम से वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ में भी देखें तो लाइन नंबर 39 पे आपका एरर है। वापस चलते हैं, ये रही लाइन नंबर 39। तो आपका एरर यहाँ पे है और यहाँ पे ये इंडिकेट भी कर रहा है अंडरलाइन के साथ, ठीक है। ये रेड कलर की उसने लाइन नीचे से हाईलाइट की हुई है कि यहाँ पे आपकी गलती है। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये इस तरह से करेगा। अब रीडिक्लेरेशन कॉन्स्ट आपका नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर डाटा को रीइनिशियलाइज करने की, मेन, और मेन के अंदर अब मैं ये 5 तक नंबर प्रिंट करवा देती हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? यानी कंसोल में हमें क्या देखने को मिलेगा, वैल्यू इन दोनों में से कंसोल में हमें कौन सी प्रिंट होकर मिलेगी, 1 2 3 4 5 मिलेगी, ऐसा ही है। अब क्या है, सबसे पहले एरर की टाइप देखिए, टाइप एरर, ठीक है। और अब एरर देखिए, एरर आया क्यों है, नंबर नहीं देना चाहिए था। चलो हम इसको स्ट्रिंग दे देते हैं। ये नहीं, यहाँ पे आप इस लाइन को रीड करें, आपको समझ आएगा मसला। असाइनमेंट टू कांस्टेंट, यानी आप क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट वेरिएबल को डाटा असाइन कर रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं उसका डाटा। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अनचेंज, फिक्स, यानी आपने इसमें जो चीज़ एक दफ़ा रख दी है वो चेंज नहीं होगी, ऐसा ही है। तो कांस्टेंट में जब आप वेरिएबल को नाम दे देते हैं और उसके अंदर जो डाटा रख देते हैं वो डाटा आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट के केस में क्या होता है, ना ही आप डिक्लेरेशन कर सकते हो और ना ही रीइनिशियलाइजेशन
कर सकते हो। ठीक है, अब एक दफ़ा देखें लेट के केस में क्या था, आप री डिक्लेरेशन नहीं कर सकते थे लेकिन री इनिशियलाइजेशन आप कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह से वेर की बात करें तो वेर में क्या था, आप इसमें री डिक्लेरेशन भी कर सकते थे और री इनिशियलाइजेशन भी इसमें कर सकते थे। और कॉन्स्ट की बात करें तो कॉन्स्ट में क्या था, दोनों ही नहीं होते, ना ही री डिक्लेरेशन और ना ही री इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इस तरह से आप अपने वेरिएबल्स क्रिएट करते हो और ये इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर फ़र्क है। अब क्योंकि आप लोग हैं बिगनर, अभी स्टार्टिंग में आप लोग जाएंगे इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए जब जाएंगे तो आपसे होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जो आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी वो इसी तरह से होंगी। ठीक है, कि लेट और वेर में क्या डिफरेंस है या वेर और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी पुरानी जावास्क्रिप्ट थी ना 2015 से पहले, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही कीवर्ड था वेर। आप वेर को ही यूज़ करके अपनी पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे, तब लेट और कॉन्स्ट आपके पास नहीं थे। ठीक है, अब वेर क्योंकि आप लोगों का री डिक्लेयर भी करता है वेरिएबल को, री इनिशियलाइज भी करता है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जब एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो एक वेबसाइट को बनाने में महीनों भी लग जाते हैं, हफ्ते भी लग जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हो तो साल भी लग जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता था कि जब डिवेलपर्स काम कर रहे होते थे, अब क्योंकि महीनों का काम है, वेरिएबल्स के नाम डिवेलपर्स भूल जाते थे। अब उनको याद नहीं रहता था कि वेर के नाम से उन्होंने एक वेरिएबल ऊपर भी डिक्लेयर किया हुआ है, वेर नेवर। ये वेरिएबल उसने पहले डिक्लेयर किया, उसके अंदर उसने डाटा जो है ना नंबर स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, अब उसने कोई 2 महीनों के बाद दोबारा जेएस के ऊपर काम स्टार्ट किया और यहाँ पे आके उसको अब याद नहीं रहा, उसने दोबारा से वेर नेवर के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब की दफ़ा उसने इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दी हेडर, और वो ये काम क्या कर रहा है कि नेवर के अंदर प्लस करवा रहा है किसी और नंबर। जब वो ऐसे करेगा तो अब ये क्या काम हो रहा है कि एक स्ट्रिंग के अंदर आप एक नंबर ऐड करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, एरर या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाती थी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। अब डिवेलपर ने 10,000 लाइनों का कोड लिख दिया, अब वो दोबारा ऊपर जाएगा, ढूंढेगा कि उसने कहाँ पे गलती किया, क्या इस नाम से पहले वेरिएबल डिक्लेयर था या नहीं। ठीक है, ये एक लंबा चौड़ा काम था, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। इसलिए 2015 में जब हमारी एक्मा स्क्रिप्ट आई तो उसने 2016 में तो उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, आपके पास दो वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट। जब लेट और कॉन्स्ट आए तो वेर को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया कि भाई वेर को अब यूज़ ना करें क्योंकि इससे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, तो आप लोग लेट को यूज़ करें या कॉन्स्ट को यूज़ करें। तो अब हम भी यही करेंगे, हम अपने जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे कोशिश करेंगे कि लेट और कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर करें। ठीक है, वेर को यूज़ ना करें, ये था तरीका। अब लेट और कॉन्स्ट में से आप कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो थे हमारे वेरिएबल्स, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सारी, पूछ लूँ? नहीं, चलो आज किसका, कौन में मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ नंबर। ठीक है, इसके अंदर मैं 1 2 3 नंबर स्टोर करवा लेती हूँ, सी कंसोल नंबर। ठीक है, हमारे पास नंबर आ गया, यानी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है और वेरिएबल इनिशियलाइज भी हो रहा है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं री डिक्लेरेशन का। तो री डिक्लेरेशन में क्या होता है कि एक ही वेरिएबल के नाम से आप दोबारा वेरिएबल क्रिएट करते हो नंबर, लेकिन अब मैं इसके अंदर जो वैल्यू है वो ये स्टोर करवा दूँगी। ठीक है, वेरिएबल का नाम सेम है लेकिन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैंने चेंज कर दी, लेकिन यहाँ पे मैं काम क्या कर रही हूँ, री डिक्लेयर कर रही हूँ, एक ही नाम से दोबारा वेरिएबल बना रही हूँ, BER। ठीक है, अच्छा वापिस आएंगे, एरर। कांस्टेंट का मतलब यही है ना, यूनिक और अनचेंज। ठीक है, अब
यूनिक इस तरह से कि आपने अगर एक वेरिएबल का नाम मेन रख दिया है तो आप पूरी वेबसाइट में पूरी फाइल के अंदर दोबारा किसी वेरिएबल का नाम नेम नहीं रखेंगे, ठीक है। और अगर आपने वेरिएबल को पहले से कोई डाटा इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है तो आप उस वैल्यू को चेंज भी नहीं कर सकते। अब मैं ये चाहती हूँ कि नंबर के अंदर जो है ना वो मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूँ। हमजा होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्ट यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ही ये है फिक्स, अनचेंज, जो भी इसमें आ गया वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आगे चलें थोड़ा सा। हमने वेरिएबल्स की बात की, अब बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होती हैं वैसे, नाम से क्या समझ आ रही है आप लोगों को? डाटा की टाइप यानी जो भी आप डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं उसकी टाइप क्या होगी, हमने वो डिस्कस करना है। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है आप लोगों के पास प्रिमिटिव और दूसरी होती है आपके पास नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब प्रिमिटिव क्या होती हैं और नॉन प्रिमिटिव क्या होती हैं। प्रिमिटिव आपकी डाटा टाइप्स ऐसी होती हैं, डाटा टाइप्स जिनको आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, अनचेंज, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपकी वो होती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अनचेंज डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं और चेंज डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो आपकी क्या हैं, कहाँ चले गया, ये रहा आपके नंबर्स, वो क्या हैं, अनचेंज। आप कभी भी 1 की वैल्यू चेंज कर सकते हो, 1 = 3 हो सकता है, नहीं, 1 हमेशा रहेगा 1 ही। आप इसके अंदर कुछ ऐड करके इसको अपडेट कर सकते हो, लेकिन 1 के मीनिंग को आप ये नहीं कह सकते कि 1 = 3, यानी 1 को आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आती हैं आपके पास, अच्छा नंबर में आपके पास आ जाती हैं आपकी जितनी भी डाटा टाइप्स है ना, आपके इस तरह से नंबर्स, ठीक है, आपके फ्लोटिंग इंटीजर्स ये वाले, आपके वो बिग इंटीजर्स वो इस तरह से जो एक लंबी से आपके नंबर्स आ जाते हैं, वो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, डाटा टाइप नंबर, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाती है बात स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी चीज़ जो आप अपने डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोटेशन के अंदर या आप बैटिक्स के अंदर लिखते हो वो आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग। अब बैटिक्स क्या है, 1 के साथ जो आपका बटन है ना, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका कहलाएगा बैटिक्स, ठीक है। अच्छा अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप कुछ भी लिख दें, चाहे आपका कोई नंबर है, ठीक है, चाहे आपका कोई स्पेशल करैक्टर है, चाहे आपका कोई अल्फ़ाबेट्स है, अगर आप इनको लिख देंगे इन्वर्टेड कोमास में, सिंगल कोटेशन में या बैटिक्स के अंदर, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग यानी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट करैक्टर्स, इसमें नंबर्स भी आ जाते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, आपके स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है बूलियन की। बूलियन क्या होती है, 0 और 1। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी दो ही तरह का डाटा होता है, या तो वैल्यू ट्रू है या तो फॉल्स, दो ही बात है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इसके बाद आ जाती है हमारे पास नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल। नल क्या, एम्प्टी। नल का मतलब क्या है, एम्प्टी, खाली, यानी अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं बन रखी हुई, जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ लेट नेम, लेकिन इसको मैंने इक्वल लगा के इनिशियलाइज नहीं किया, तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, नल। अब इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, नल। अगर मैं इसको console.log करती हूँ
तो ये क्या कहेगा, हमें ऊपर वाली सारी चीज़ों को कमिट करना पड़ेगा ताकि एरर ना आए। अनडिफाइंड, ठीक है। और अगर ये खाली रहेगा, अच्छा नल का मतलब यही है कि अगर कोई वेरिएबल आपने बनाया हुआ है उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं की हुई तो वो आपका क्या है, नल। तो नल इस तरह से नहीं आता, आपको इसको असाइन करके इसको बताना पड़ेगा नल कि इसके अंदर अभी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वेरिएबल बना हुआ है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, तो आप इसको नल करेंगे। और अगर अब आएंगे तो अब ये क्या कहेगा, इसकी डाटा टाइप क्या है, नल, ठीक है। अच्छा, दूसरी आपके पास आपकी एक और डाटा टाइप होती है जिसको कहा जाता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का क्या मतलब है, जिसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई। आप देखिए मैंने लेट नेम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेकिन इसके अंदर इज इक्वल लगाकर मैंने कोई भी चीज़ स्टोर नहीं करवाई। तो अब अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँगी कंसोल में तो मुझे देखने को मिलेगा अनडिफाइन, यानी मैंने इसकी वैल्यू को डिफाइन ही नहीं किया। ये रहा, ठीक है, कि वेरिएबल बना तो दिया है लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर डाटा किस तरह से है ये हमें पता नहीं है। लेकिन नल का हमें पता है, वो उसका क्या मतलब है, खाली। और अनडिफाइन का मतलब है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कि आप लोगों के पास है जी 2 बॉक्सेस। एक बॉक्स है आपका गिफ्ट बॉक्स जो कि पूरे का पूरा रैप है, ठीक है, अभी आपने इसको खोला नहीं है, अनरैप नहीं किया। और एक है आपके पास खाली बॉक्स जो खुला हुआ है। अब आपके सामने दोनों बॉक्सेस पड़े हुए हैं। जो बॉक्स खुला हुआ है मैं आपसे पूछूं वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉक्स के अंदर क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, खाली, नल, एम्प्टी, ठीक है, कि ये बॉक्स आपका क्या है, खाली। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इस जो गिफ्ट बॉक्स है उसके अंदर क्या है तो आप मुझे क्या कहेंगे, अनडिफाइंड, कि हमें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर लेकिन आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, तो वो आपका होता है अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, और चलते हैं आगे। ये थी हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसमें आ जाते हैं आपके नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल और अनडिफाइंड। उसके बाद आ जाती हैं आपकी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपकी होती हैं वो होती हैं आपकी चेंजेबल, जिनको आप आसानी से जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी आपकी डाटा टाइप्स आ जाती हैं वो देखते हैं हम लोग। अच्छा, जो चेंजेबल डाटा टाइप्स है उसमें सबसे पहले आपके पास आती हैं आपकी एरेज, ठीक है। एरे क्या होती है, एरे शयान, एरे क्या होती है, जी शफकत, ज़्यादा वैल्यूज़ को एक ही जगह पर जब आपने स्टोर करना होता है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो एरे। अच्छा, अब एक बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। आप बनाते हैं एक वेरिएबल, जैसे ये नेम के नाम से हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। एक वेरिएबल के अंदर आप एक टाइम पे एक ही डाटा टाइप स्टोर कर सकते हो। यानी यहाँ पे मैं आती हूँ तो मैंने अगर इसके अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर की है ना, तो अगर मैं नंबर स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर सकती, एरर आ जाएगा, ठीक है। यानी एक वेरिएबल के अंदर आप एक टाइम पर एक ही डाटा स्टोर करवा सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बुलियन हो। लेकिन आपने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें अगर स्टोर करवानी है तो आप उसमें स्टोर नहीं करवा सकते। लेकिन अगर हम बात करें रियल टाइम की तो हम एक बात करते हैं यूज़र की। लेट यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। मुझे इसमें 5 चीज़ें चाहिए, यूज़र का नाम, यूज़र की ईमेल, ठीक है, यूज़र का पासवर्ड, फ़ोन नंबर और क्या चाहिए जी, एज, ठीक है। ये चीज़ें चाहिए। ये किसके लिए चाहिए मुझे, यूज़र के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल बात करें, सिंपल वेरिएबल की, सादे वेरिएबल्स की,
उसमें क्या होता है, एक टाइम पे आप एक ही डाटा स्टोर करवा सकते हो। यानी आपको अगर 5 यूज़र की चीज़ें चाहिए तो आप उसके लिए क्या करोगे, 5 सेपरेट वेरिएबल्स क्रिएट करोगे। सबसे पहला वेरिएबल होगा यूज़र के नेम का, आप उसके अंदर यूज़र का नाम स्टोर करवाएंगे। उसके बाद आप कहेंगे लेट यूज़र एज, और इसके अंदर आप यूज़र की एज स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद लेट यूज़र क्या है, ईमेल, और इसके अंदर आप यूज़र की ईमेल जो है ना वो स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, फिर लेट और क्या है, पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड, और ये रहा। ठीक, पांचवी चीज़ क्या है, लेट यूज़र फोन, ये रहा। ठीक, ये था सिर्फ एक सिंगल यूज़र अली का डाटा, उसके लिए मुझे बनाने पड़े 5 वेरिएबल। अब मेरे पास होते कोई 50 यूज़र, हर यूज़र के लिए मुझे 5 वेरिएबल्स बनाने पड़े, ऐसा ही है। और 5 के हिसाब से अगर बात करें 50 की, तो 250 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे तकरीबन हमें। यानी अगर 50 यूज़र हैं तो 250 वेरिएबल्स बनाने पड़े। लेकिन अगर होते 5000 या 50,000 यूज़र्स तो कैसे काम होगा। फिर हम इस केस में यूज़ करते हैं एरे। एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप का जो डाटा है वो एक ही वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आए तो जो सारी की सारी चीज़ें थी ना हमारे पास, कौन हम करेंगे, यूज़र नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, या लेट इसकी टाइप रख लें, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। मैं इसकी टाइप रख लेती हूँ कौन, और यूज़र इज इक्वल। अब जावास्क्रिप्ट में आपको कहीं पे भी अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देखने को मिल जाए तो आपने समझ जाना है कि ये एक एरे है। अब इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर मैं आके सबसे पहले अपने यूज़र का लिखती हूँ नाम, अली। ठीक है, वापस कहाँ चले गए, ये यूज़र का नाम अली। उसके बाद अगला क्या था, यूज़र की एज थी कोई 23 ईयर्स। उसके बाद ईमेल अली @gmail.com, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है, ये रहा। अच्छा, इसके बाद और बात करें, पासवर्ड ये रहा। अगली बात फ़ोन नंबर की, चले ये रहा यूज़र का फ़ोन नंबर। ये भी इधर क्या होंगी, स्ट्रिंग, ताकि इसमें जो है ना वो एरर ना आए। और दूसरी चीज़ ये कि ये ना आए। ठीक है, अब आप देखें वही काम आपका, जो आपने 5 वेरिएबल्स बनाए थे, वही काम आपका एक वेरिएबल के अंदर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, ये देखें, जो काम आपने 5 वेरिएबल्स बनाकर किया था वो काम हमने एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर जो डाटा टाइप थी वो अरे यूज़ करके कर लिया। ठीक है, ये होती है आपकी एरे। अब एरे काम किस तरह से करती है कि सबसे पहले आपकी मेमोरी के अंदर बनता है एक वेरिएबल जिसका नाम क्या होगा, यूज़र। अब उस वेरिएबल के अंदर होंगे आपके सब वेरिएबल, यानी छोटे छोटे कंटेनर्स, उनको नाम दिया जाता है इंडेक्स का। ठीक है, एरे के अंदर ये जो डाटा आपका स्टोर हो रहा है ये स्टोर हो रहे हैं इंडेक्स पे, और हर एक डाटा का आपका सेपरेट इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, और आपने अगर इस एरे के अंदर से किसी भी चीज़ को फेच करना है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स एरे में हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। जो चीज़ फर्स्ट नंबर पर पड़ी हुई है वो नंबर 1 पे नहीं है, वो 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, अब अगर हमने इसको शो करवाना है स्क्रीन पर तो हम कैसे करेंगे, इसको ज़रा मैं कमिट कर देती हूँ, ये रहा। ठीक है, 0 को भी यहाँ से ख़त्म करते हैं, कंसोल .log यूज़र। ठीक है, इसको मैं सेव करती हूँ और ब्राउज़र पे आते हैं तो आप देखें कि आपको एक पूरी की पूरी एरे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं इस एरे को ओपन करूँ तो आप देखें
एरे के अंदर बने हुए हैं इंडेक्सेस। अली फर्स्ट नंबर पर था लेकिन उसका इंडेक्स नंबर क्या है 0। एरे के अंदर कितनी चीज़ें हैं 5, तो फिर एरे की लेंथ क्या है 5, लेकिन उसके अंदर चीज़ें इंडेक्स नंबर कौन सी पे पड़ी हुई हैं 0 1 2 3 4 तक। ठीक है। अच्छा, अब ये जो अंदर इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है ना, इस डाटा को हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं इंडेक्सेस पर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिर्फ पूरे का पूरा ये अरेंज चाहिए, मुझे सिर्फ इसकी ईमेल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? इसका इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे और इसका इंडेक्स नंबर क्या है 2। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूज़र की चाहिए ईमेल, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारे का सारा डाटा जो है वो स्टोर है। ठीक है। इसके बाद मैं लिखूँगी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़र का नाम और ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। और इसके अंदर लिखूँगी इंडेक्स नंबर, और ईमेल का इंडेक्स नंबर क्या है 2। तो मैं 2 लिखूँगी और इसको सेव करूँगी, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईमेल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मुझे साथ में फ़ोन नंबर भी चाहिए, कोमा लगाते हैं, क्या लगेंगे लिखेंगे फ़ोन, ऐसे लिख दूँ? अच्छा 4 ऐसे। अच्छा, पूरा बताएं ना, क्या लिखें कि ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर ब्रैकेट और 4 ऐसे ही है। सेव। अच्छा, यूज़र के अंदर ही कोमा लगाना था, 2 के अंदर ही कोमा लगाकर 4। ठीक है। फ़ोन नंबर आ गया। ठीक है। लेकिन मुझे तो वो भी साथ ही चाहिए था। अलग से भी कंसोल बना सकते हैं, और फिर ठीक है अलग से ही बना लेते हैं कंसोल। इसका आप क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं और कंसोल ये, और 2 की जगह आप लिखेंगे 4। ठीक है, ये हो जाएगा। आप अगर अलग से ना बनाना हो फिर कोमा लगाएंगे और दोबारा से लिखेंगे यूज़र 4। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह, ये नेम, ये रहा आपका फ़ोन नंबर। इसके बाद अगर आगे मज़ीद, ये वाले कंसोल को मैं नीचे से हटा देती हूँ। अगर आगे मज़ीद चीज़ें चाहिए, जैसे हमें चाहिए थी यूज़र की एज, तो क्या लिखेंगे 1, आ गई यूज़र की एज। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब एरे के अंदर क्या है, एरे क्या है कलेक्शन। फिर सेपरेट। अच्छा, इसको मैं एरे क्या है आपकी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स की कलेक्शन है। आप देखिए इसमें आपने स्ट्रिंग स्टोर की हुई है, इसमें आपने नंबर स्टोर किया हुआ है, इसमें आप ट्रू फॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अभी तक ये हमारा यूज़र है या नहीं है। तो ये इसमें बूलियन भी स्टोर होगी, यानी एरे के अंदर आप किसी भी टाइप का जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हो। अच्छा, इसलिए इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है। अच्छा, अब एक और मसला, आप देखें कि ये तो डाटा अभी हमने बनाया है। ठीक है, हमें पता है कि अली यूज़र का नाम है, ये एज है, ये ईमेल है, ये उसका कोई पासवर्ड है, ये उसका फ़ोन नंबर है। लेकिन अगर ये डाटा आप लोगों ने ना बनाया होता तो मैं आपसे पूछती कि ये क्या है, आप लोग बता सकते थे, आप तुक्के लगा सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट बात नहीं बता सकते थे कि ये क्या है। अब मैं आपसे पूछती अली क्या है, आप शायद बता देते कि ये यूज़र का नाम है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे आप कंफ्यूज थे। ये यूज़र का नंबर है, उसके फादर का नंबर है, उसके सन का नंबर है, किसका नंबर है नहीं श्योर। ठीक है, लेकिन
अगर यही डाटा मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ, कॉन्स्ट यूज़र कर्ली ब्रैकेट नेम कोलन अली, ठीक है, उसके बाद एज कोलन 23, ठीक है, उसके बाद ईमेल है, मैं लिखती ईमेल और यही लिख देती हूँ, उसके बाद क्या है पासवर्ड और हम ये पासवर्ड लिख देते हैं, उसके बाद क्या है फ़ोन और ये लिख देते हैं, ठीक है। अब ये एरर हमें दे रहा है क्योंकि ऊपर भी हमने यूज़र के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्ट को अभी हमने पढ़ा है कि एक नाम से दो वेरिएबल्स बना नहीं सकते। अच्छा, अब देखें कि ये वाला डाटा आपसे ज़्यादा रीडेबल था या ये वाला, यानी जिसकी आपको ज़्यादा समझ आ रही है। नीचे वाला सेम है, नीचे वाला है ना। अब नीचे वाला जो हमने बनाया है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी क्या है आपकी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स भी बिल्कुल आपके कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स ही हैं। इसमें भी देख लें नंबर्स भी स्टोर हैं, इसमें भी स्ट्रिंग भी स्टोर है, लेकिन फ़र्क ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपका जो डाटा होता है वो की एंड वैल्यू पेयर में होता है। की ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कीज़ एंड वैल्यूज पेयर। अब कीज़ क्या हैं? ये जो आपके वेरिएबल्स के अंदर सब वेरिएबल हैं, ठीक है, और वैल्यूज़ क्या हैं? इनकी जो आगे वैल्यूज़ हैं। एरे के अंदर क्या थी? ये एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे? कीज़ एंड वैल्यूज़, ठीक है। अब एरे के अंदर भी क्या होता था कि इंडेक्सेस बनते थे, यानी वेरिएबल के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस बन जाते थे जिसको नाम दिया जाता था इंडेक्सेस। सेम वही काम यहाँ पे होगा, एग्जैक्ट आपके वेरिएबल के अंदर छोटे छोटे वेरिएबल्स ही बनेंगे, ठीक है, जो कि आप नेम का नाम यूज़र के अंदर बनेगा एक सेक्शन, एक वेरिएबल जिसको नाम दिया जाएगा नेम का, और उसके अंदर क्या स्टोर होगा? यूज़र का नेम। एज का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? यूज़र की एज। ये सारे के सारे वेरिएबल छोटे छोटे आपके इस वेरिएबल के अंदर ही बनेंगे। लेकिन अब मसला ये है, एक ब्राउज़र पे शो करते हैं इसको, कंसोल नहीं किया हुआ हमने, ठीक है, पूरे का पूरा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया है, लेकिन अब आपको इंडेक्स नंबर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? अगर आपने यूज़र के अंदर से पासवर्ड को फेच करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा, अब अगर सिर्फ हमें पासवर्ड चाहिए, क्या हुआ है? हाँ, बस कर दें, चले नहीं, अभी ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं, फिर आगे चले जाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्ट को कर लेते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वोट है कि कर लें। अच्छा जी, बताएंगे कि अगर पासवर्ड निकालना है यूज़र के अंदर से कैसे निकालना है? इंडेक्स नंबर, लेकिन क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट्स में तो इंडेक्सेस है ही नहीं। डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे आकर लिखूँगी पासवर्ड तो हमें आएगा एक एरर कि पासवर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अगर पासवर्ड लिखते हैं पासवर्ड और रैप कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, वो ये रहा। यूज़र भी लिखते हैं, ये रहा यूज़र। ये जो तरीका है ये एरे के अंदर से डाटा फेच करने का,
अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर से डाटा फैच करना है तो पहले आप लिखेंगे यूज़र का नाम, फिर लगाएंगे डॉट और फिर अपनी की का नाम लिखेंगे। देखें जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो यूज़र के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं आपको, नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन। हमें क्या चाहिए? पासवर्ड। तो ये रहा यूज़र का नाम डॉट और जो भी आपकी की का नाम है आप वो लिखेंगे तो आपको पासवर्ड जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स के अंदर से, अच्छा अगर हमने चाहिए नेम भी साथ ही, कैसे निकालेंगे? पासवर्ड यूज़र डॉट, अब खाली आएगा नेम। अगर नेम और पासवर्ड दोनों चाहिए कोमा लगाओ, यूज़र डॉट पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। ये थी एरे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कौन कौन सी डाटा टाइप्स आती हैं आपकी? नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, इधर लिख ही देते हैं एक दफ़ा, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल और अनडिफाइंड। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन सी आती हैं? ठीक है, एरे, ऑब्जेक्ट और आती है हमारी एक और डाटा टाइप फंक्शन। ठीक है, इसको कल डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। और जो आज हमने पढ़ा है कल यकीनन ये आपसे पूछा भी जाएगा, तो आप लोग जरा इसके लिए तैयार हो जाइए। और असाइनमेंट है ये याद करने बहुत बड़ी है। चलें आज के लिए यही है कि इसको ही प्रिपेयर करके आना है आप लोगों ने कल वो पहले वाली असाइनमेंट को चेक कर लेंगे। बिल्कुल। ये आपकी वेबसाइट के अंदर